A very good morning, students. As you all know that every day comes with a new start, and the day we are going to start with the concept management of a business environment. In our previous class, we have discussed about the meaning of the business environment and the features of the business environment. Let's a brief revision of the features of business environment. As you all know that the basic feature is that sum total of all external forces. Sum total of all external forces which whether directly or indirectly influence the functions or activities of business enterprises. यानी कि business enterprises को directly और indirectly किसी भी तरीके से अफेक्ट करने वाले उसके सराउंडिंग में फैले गए फैक्टर्स या फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस को ही अपन बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अब ये फोर्सेस जनरल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। हमने इसका भी डिस्कशन किया था। स्पेसिफिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच क्रिएट अ पर्टिकुलर इफेक्ट ओवर अ पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस। लाइक अपन एग्जांपल यहां पर डिस्कस किए थे क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स एटसेट्रा। और जनरल फोर्सेस के बारे में अपन ने कहा था कि दीज फोर्सेस क्रिएट अ जनरल इफेक्ट ओवर द एंटायर इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी पर संपूर्ण रूप से जो अपना प्रभाव डालते हैं, जिसमें किसी एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री या इंडिविजुअल फर्म पर फर्क नहीं पड़ना, इसका फर्क जनरलाइज होगा, जिसका प्रभाव हर एक इंडस्ट्री पर पड़ेगा। इसका एग्जांपल अपन ने लिया था कि भैया सोशल फैक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, पॉवर्टी भी हो सकता है। आपके पास में अगर इन्फ्लेशन माना जाए तो इफेक्ट सब पर आएगा, जीएसटी का इफेक्ट सब पर आएगा, कोविड-19 का इफेक्ट सब पर आएगा। हर तरह की जो सोशल इवेंट्स हैं उनका इफेक्ट सब पर आना है। तो यहां पर अपन उन्हें जनरल फोर्सेस कहते हैं। उसके बाद अपना अगला पॉइंट था अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के लिए अपन ने कहा कि एज द फैक्टर्स रन अंडर बिजनेस एनवायरनमेंट आर डायनेमिक इन नेचर। अगला पॉइंट वही है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग फोर्सेस। क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो समय दर समय बार बार बदलते जाते हैं, जो बार बार बदलते जाते हैं, तो उनके बेसिस पर अपन एक स्टेबल पॉलिसी नहीं बना सकते। वी कैन नॉट बी श्योर with our policies to implement them. उन्हें इंप्लीमेंट कैसे किया जाए इस चीज को लेकर के अपन अश्योर नहीं हो सकते, इसलिए अनसर्टेनिटी भी रहेगी। डायनेमिक अपन ने कहा कि कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग फोर्सेस आर देयर, दे आर कॉम्प्लेक्स। जब एग्जैक्टली अगर कोई चीज अनप्रेडिक्टेबल होगी, किसी चीज का फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, किसी चीज का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, then it will definitely become complex to make a policy. किसी भी पॉलिसी को बनाना, किसी भी प्लान को बनाना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में दे नीड टू मेक अ रेगुलर प्रैक्टिस दैट दे हैव टू प्लान व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, इस चीज को लेकर के हर रोज नए प्लान बनाने होते हैं, पॉलिसीज बनानी होती हैं। लेकिन अगर अपन कहें कि फोर्सेस ही अगर अपने कांस्टेंट नहीं होंगे तो मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी बना पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लास्ट जो पॉइंट था अपने यहां पर शायद अपनी पिछली क्लास में डिस्कस नहीं किया था, इंटररिलेटेड। इंटररिलेटेड के बारे में अगर बात की जाए तो अपन ये कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस बोथ आर इंटररिलेटेड। इंटररिलेटेड कैसे हैं? अब अपन कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सोशल फैक्टर में किसी तरह का चेंज आ गया या टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज आने की वजह से आपके इंटरनल फोर्सेस यानी कि एम्प्लॉइज के वर्किंग कंडीशन में भी चेंज आ सकता है। मान लीजिए कि अगर तकनीक में चेंज आ जाए, इफ देयर इज अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आ जाए तो एम्प्लॉइज के जो काम करने का तरीका है वो भी बदल जाएगा। अगर अपन कहते हैं कि कंज्यूमर्स के डिमांड में चेंज आ जाए, कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग समथिंग एल्स, अगर कंज्यूमर्स कुछ और मांगते हैं, then the producers will have to make changes in their own production policies. यानी कि प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन पॉलिसी में भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन क्यों करना पड़ा? बिकॉज द कंज्यूमर्स आर नॉट डिमांडिंग देयर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, दे आर डिमांडिंग समथिंग न्यू। अब जब कुछ नया बनाया जाएगा, जब कुछ बाजार में नया मांगा जाता है, तो प्रोड्यूसर्स को उस नए मांगे गए गुड के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को भी चेंज करना होता है। दिस इज व्हाई वी कैन से दैट दे आर इंटररिलेटेड फोर्सेस। यहां पर हमारी पिछली क्लास तक का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं डायमेंशंस को लेकर के। तो डायमेंशंस को अगर देखा जाए तो अपन बिजनेस एनवायरनमेंट को या बिजनेस यूनिट को सेंटर में ले लेते हैं। उसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स हैं, वो सराउंडिंग उसका बिजनेस एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल फोर्सेस है। एक बात यहां पर क्लियर कीजिएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस।
External forces are those factors which are beyond the range of the management. Management do not have any control over these factors. यानी कि मैनेजमेंट का इन फैक्टर्स पे किसी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं है, ठीक है। External forces are those factors which are beyond the control of the management, while internal factors are those factors which can be controlled or which can be slightly controlled by the management. जिसे मैनेजमेंट कंट्रोल कर पाए उसे अपन इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। यहां पर जो चर्चा की जा रही है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात की जा रही है। ओवर दीज फैक्टर्स मैनेजमेंट डू नॉट हैव एनी कंट्रोल। इसका तो प्रभाव ही पड़ना है और आपको उनके हिसाब से चेंज होना ही पड़ेगा। इन्हें आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। तो अब अपन कहते हैं कि वो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं। एक छोटा सा वर्ड आपको याद कराया था, स्पेल्ट, यानी कि यहां पर ये वर्ड स्लेप्ट लिया गया है, SLEPT। आप याद कर सकते हैं इजीली, SLEPT, स्लेप्ट, याद रह जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन के लिए छोटा सा वर्ड याद रखना है, स्लेप्ट। क्या बोला मैंने? SLEPT। S stands for social, L stands for legal, E stands for economical, P stands for political and T stands for technological। दोबारा रिवाइज कर ले। डायमेंशंस में सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, क्या बनेगा ये? स्लेप्ट। क्या बनेगा? स्लेप्ट। अब सबसे पहला फैक्टर जो आता है, एक बात यहां पर क्लियर कीजिए, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर इन बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें पेपर में केस स्टडीज मिलनी है, केस स्टडीज मिलेंगी, यानी कि हमें केसेस दिए होंगे। वी नीड टू आइडेंटिफाई द केसेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड द केसेस and we will have to find out which dimension is discussed in the given case। उस केस में कौन सा डायमेंशन हमें दिया गया है, इसका मतलब हमें इसका मैटर समझना होगा। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सोशल एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, all the social factors will come under the social environment, all the factors which are related to the society will come under social environment। अब यहां पर एग्जांपल्स दिए जाते हैं, एग्जांपल्स में आप ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट इसमें हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट इसमें हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी में ही होंगे। अगर अपन कहें रिलीजन की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, तो वो भी सोशल एनवायरनमेंट का ही पार्ट माने जाएंगे। अब अगर अपन कहें कि भैया कंज्यूमर की डिमांड के बारे में बात करते हैं, अपन कंज्यूमर क्या चाहता है, किसी ओकेजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, होली के बारे में, दिवाली के बारे में, ईद के बारे में आप बात करते हैं, तो अपन ये कहेंगे दे आर द सोशल इवेंट, दीज आर द सोशल इवेंट्स। अब अगर सोशल इवेंट्स हैं, इसका मतलब दे विल कम अंडर सोशल डायमेंशन। उसके बाद अगर लीगल डायमेंशन की बात की जाए तो अपन कहते हैं कि भाई कोई भी चेंज जिसका जो फर्क आना है वो लेजिस्लेटिव लॉ की वजह से आना है, यानी कि असेंबली या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से अगर कोई एक्ट पास हुआ, कंपनी एक्ट हो सकता है, जीएसटी एक्ट हो सकता है, कोई भी एक्ट जिसके आगे लग गया, तो किसी भी एक्ट की वजह से अगर आपके बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट आता है तो उसे अपन लीगल डायमेंशन में कंसीडर करेंगे। मैं रिपीट कर दूं, अगर कोई भी लेजिस्लेटिव एक्ट है तो ठीक है, अगर वैधानिक नियम बनाए गए हैं तो वैधानिक नियम किस में आने हैं? लीगल डायमेंशन में आने हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इकोनॉमिकल डायमेंशंस की। इकोनॉमिकल डायमेंशंस अगर अपन बात करें, इन्फ्लेशन के बारे में अपन कॉन्टिन्यूसली बात करते हैं, जीडीपी के बारे में अपन कॉन्टिन्यूसली बात करते हैं, अपन पर कैपिटा इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें किस में आनी है? आपके पास में इकोनॉमिकल फैक्टर में आनी है, याद रह जाएगा। अगर मनी सप्लाई के बारे में बात करें तो इकोनॉमिकल चेंज होगा। अगर अपन सीआरआर के बारे में बात करें, अगर अपन एसएलआर के यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बात करें, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें, तो वो सारे के सारे इकोनॉमिकल चेंजेस। अपन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें, इकोनॉमिकल चेंजेस है, ठीक है। आपको ये एग्जांपल्स ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद अगला आता है पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस में जनरली दो तीन चीजों का आप खास ध्यान रखेंगे, यानी कि जो आपके पास में पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें स्टेबिलिटी किस तरह की है। इफ गवर्नमेंट इज स्टेबल इन एन कंट्री, अगर एक इन अ कंट्री, अगर एक कंट्री में एक गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है तो उसकी पॉलिसीज में भी स्टेबिलिटी होगी। अगर पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है तो आप अपने बिजनेस के लिए सूटेबल पॉलिसीज ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट बार बार बदलती रहती है, रिपीटेटिव मैनर में चेंजेस आते रहते हैं, तो वहां पर नई गवर्नमेंट जो आएगी अपनी नई पॉलिसी के साथ में आएगी। जब नई पॉलिसी के साथ में आएगी तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स मस्ट हैव टू मेक अडैप्टेबल चेंजेस, ठीक है। आपको वहां पर क्या करने पड़ेंगे? उन्हें
अडेप्टेबल चेंजेस यानी कि चेंज करने पड़ेंगे, वहां पर आपको अपनी पॉलिसीज में जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आने वाले चेंजेस को कोप अप करने के लिए आपको अपनी इंटरनल पॉलिसीज में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अगला आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अगर होता है। अब अपन कहते हैं कि अगर आज जैसे कंपटीशन में का थॉट कंपटीशन चलता है, जो फोकस किया जाता है वो एफिशिएंसी पर फोकस किया जाता है। एफिशिएंसी पर फोकस करने का मतलब अपन ये चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आपकी जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं उनको कंटिन्यूअसली अपग्रेड किया जाता है। तो जब आपके पास में टेक्निक नई आ जाएगी तो टेक्निक सोफिस्टिकेटेड भी हो सकती है, इजी भी हो सकती है। अगर सोफिस्टिकेटेड होगी तो आपके एम्प्लॉइज को सीखने में दिक्कत आएगी, और अगर इजी होगी तो आपके एम्प्लॉइज इजीली सीख भी सकते हैं। चीप भी हो सकती है, कॉस्टलियर भी हो सकती है। कॉस्टलियर होगी तो आपके लिए एडिशनल कॉस्ट क्रिएट करेगी, चीप होगी तो आप कम बजट में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का आपके बिजनेस पर इफेक्ट आना है। तो अपन कहें कि अगर डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे तो 5 डायमेंशंस आर देयर। इसके लिए छोटा सा वर्ड आपको याद कराया, स्लैप। स्लैप में 5 डायमेंशंस है। 5 डायमेंशन कौन कौन से हैं? सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। और लास्ट अपन एक बार यहां पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंसेस के बारे में कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंटीन्यूअस और रेगुलर बेसिस। हमें क्यों जरूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलर या कंटीन्यूअस बेसिस पर स्टडी करना चाहिए। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंसेस आपको दिए गए हैं, अपन इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला जो पॉइंट लिखा है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट एडवांटेज। इस चीज पर ध्यान रखिएगा, टू गेट एडवांटेज ऑफ बीइंग फर्स्ट मूवर। फर्स्ट मूवर एडवांटेज वर्ड याद में रख लीजिए आप। क्या याद रखेंगे? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? अब अपन कहते हैं कि कंज्यूमर्स के डिमांड में जब चेंजेस आते हैं तो अगर किसी बिजनेसमैन ने उस आने वाले चेंज को पहले ही भांप लिया, पहले ही उसको प्रेडिक्ट कर लिया और प्रेडिक्ट करके अपने प्रोडक्ट में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लिए, then he can get the worst of the market। वो मार्केट का बड़ा साइज ग्रैब कर सकता है। आप देख सकते हैं सैमसंग इसका बेनिफिट ले गया, जहां पर सैमसंग और नोकिया दोनों आपस के एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे। सैमसंग ने ये जाना कि कंज्यूमर्स वांट स्मार्टफोन्स, और उसने हाथों हाथ हर एक बंदे के हाथ में एंड्रॉइड फोन पकड़ा दिया। जब एंड्रॉइड फोन हर एक बंदे के हाथ में आया, नोकिया कहां चला गया? मार्केट से बाहर हो गया। एक समय ऐसा था जब मार्केट में आपके पास में स्कूटर्स दिखाई देते थे, स्कूटर्स गियर वाले होते थे। अब अपन बात करते हैं बाइक का दौर आया। बाइक का दौर आया, अचानक से एक्टिवा आती है। एक्टिवा ने दोनों का काम इजी कर दिया, यानी कि स्कूटर की जगह स्कूटर भी है, बाइक की जगह बाइक भी, मेल भी चला सकते हैं, फीमेल भी चला सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन खत्म। ये एडवांटेज भी कौन ले गया? एक्टिवा ले गई अपने पास में। तो कंज्यूमर क्या चाहता है उसे पहले जानकर कंज्यूमर को प्रोडक्ट ऑफर करके पकड़ा देना, इट इज नोन एज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगला पॉइंट आता है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ऊपर वाले में वर्ड क्या याद कराया था? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यहां वर्ड याद करेंगे आप अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। क्या वर्ड याद करेंगे? अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं? अब अपन कहते हैं कि मुझे ये पता है कि भाई जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मेरी इकोनॉमी में है वहां पर चेंजेस आने वाले हैं, तो भैया मैं किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहता हूं देन आई विल हैव टू थिंक बिफोर। मुझे पहले सोच लेना चाहिए कि शुड आई मेक इन्वेस्टमेंट और नॉट, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अपन कहेंगे कि मान लीजिए कि अभी जैसे कोविड-19 आया था, कोविड-19 के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन कुछ एक एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये देखा कि भैया ये ग्लोबल डिजीज है। उससे पहले ही उन्होंने ऑब्जर्व किया, अंडरस्टैंड किया और उन्होंने सोचा कि भैया ये प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में भी आ सकती है। तो उन्होंने अपना जो बल्क अमाउंट था, इन्वेस्टमेंट था, वो अपने स्टॉक में या अपने रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो उसमें समझदारी भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि they were known that, उन्हें इस चीज का पता था कि भैया मार्केट की डिमांड अचानक से गिर जाएगी। अब जिन चीजों को स्टोर किया जा सकता था, जो गुड्स स्टोरेबल हैं, उन्हें तो स्टोर किया गया, लेकिन जो गुड्स अपन कहें कि 1 महीने या 2 महीने तक ही अपनी यूटिलिटी मेंटेन करके रख सकती है, उन गुड्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया देन यू विल हैव टू फेस द लॉसेस। उस कंडीशन में आपको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। अगला पॉइंट आता है हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज।
अब अपन कहें कि सपोज आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड आई नीड अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द सोसाइटी, मैन मशीन मटेरियल, आई विल हैव टू असेंबल ऑल दीज रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी. Thus, I need to understand the environmental changes and need to take decision from which resource should I get a perfect or particular input. मुझे किस जगह से, किस साधन से अपना इनपुट असेंबल करना चाहिए, जहां से फायदा होगा वहां से लूंगा. अब अपन कहते हैं कि लेबर जनरली जो काम में ली जाती है वो वहां से मंगवाई जाती है जहां पर लेबर सरप्लस इकोनॉमी होती है. क्यों मंगवाई जाती है? कारण सीधा सीधा है कि लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, इट विल क्रिएट लेस कॉस्ट टू अस. हमें उसकी कॉस्ट कम आनी, अगर हमें उसकी कॉस्ट कम आनी है तो हम लेबर सरप्लस इकोनॉमी से लेबर हायर करेंगे, है ना. इसका मतलब यहां पर मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे रिसोर्स कहां से लेने हैं. अभी हाल फिलहाल की बात कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी आपने एक नया नाम सुना होगा निसर्ग, या आपने साइक्लोन वर्ड सुना होगा. इनकी वजह से, अगर नेचुरल डिजीज की वजह से मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए, मान लीजिए कि मुझे महाराष्ट्र से ही या गुजरात से ही मेरा रॉ मटेरियल आता था, लेकिन वहां पर होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से वो रॉ मटेरियल नहीं आता, देन मुझे ये पता तो होना चाहिए कि ये रॉ मटेरियल कहां कहां पर अवेलेबल है, फ्रॉम विच स्टेट और फ्रॉम वेयर कैन आई गेट माई रिसोर्स. मैं उस रिसोर्स को कहां से ले सकता हूं. इसलिए यहां पर ये भी जरूरी हो जाता है टैप द यूजफुल रिसोर्सेज. अगला पॉइंट आता है हेल्प इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस. रैपिड चेंजेस किसमें? प्लान्स और पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द मैनेजमेंट. इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मैनेजमेंट शुड एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस एंड दे विल हैव टू मेक सूटेबल चेंजेस इन देयर ओन पॉलिसी टू कोप अप विद द एनवायरमेंटल चेंजेस. अपन कहें कि आपके एनवायरमेंटल चेंजेस में जो इफेक्ट मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होने हैं उनको रिड्यूस या नेग्लेक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है. तो मिनिमाइज कैसे करें? मिनिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट को अपनी पॉलिसीज में भी क्या करने चाहिए? चेंजेस करने चाहिए. तो यहां पर आप अपनी पॉलिसीज में चेंजेस के बारे में बात करेंगे. अगला आता है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. अब मुझे अगर कोई नया प्लान बनाना है, यानी कि मैनेजमेंट को अगर कोई नया प्लान बनाना है तो वो आंख बंद करके तो नहीं बनाएगा या सिक्स सेंस के बेसिस पर नहीं बनाएगा. हनुमान जी आकर के दर्शन नहीं देंगे ना. उसके बाद में जब वो प्लान या पॉलिसीज बनाई जाएगी तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी कि अपने को एनवायरमेंटल एनालिसिस करना ही पड़ेगा. दीज आर द इंपॉर्टेंस. ठीक है. अब हमारा आज का जो वीडियो था, उस वीडियो में अपन ने अपना ब्रीफ डिस्कशन किया है फीचर, डायमेंशन और इंपॉर्टेंसेस के बारे में. अगला जो वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा हमारे इमर्जिंग चेंजेस के बारे में और एनईपी को लेकर के. एनईपी के बारे में थोड़ा बहुत आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे. ये एनईपी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. इसको लेकर के मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.